कहानी के दूसरे भाग को देखने से पहले कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आदित्य सिया को लेकर हॉस्पिटल आया। सिया बोली, ये कहाँ लाए हो? मुझे अंदर नहीं जाना, सब इंजेक्शन लगाएंगे। तुम एक बेरहम इंसान हो, मुझसे तुम क्यों मिले? मैं अकेले कितनी अच्छी और खुश थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बर्बाद हो गई। एक तो तुमने मुझसे शादी किया और अपने घर भी लेकर चले गए, और अब यहाँ भी बिना मेरी मर्जी के लाए हो। हर काम तुम बिना मेरी इजाज़त के करते हो। आई हेट यू। आदि अब हंसते हुए बोला, वो तो इतनी शिकायत है, चलो कम से कम हेट तो है। कोई बात नहीं, आई लव यू वो भी बहुत सारा। इसलिए अब यहाँ से आगे कैसे जाओगी, मेरे पैरों से या अपने पैरों से? सिया उसे घूर कर देखती है। आदि बोला, कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे घूरने से, क्योंकि जब जब तुम मुझे ऐसे घूरती हो तो मुझे तुम्हारे पर और भी प्यार आता है। सिया अब वापस से नीचे बैठती है कि आदि ने जल्दी से उसे उठा लिया और हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला गया। सिया वैसे ही चिल्लाते हुए बोली, आई हेट यू हेट यू हेट यू। मुझे पता है मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे बस तकलीफ़ देना चाहते हो, इसलिए हॉस्पिटल लाए हो। आदि को उसकी बातें किसी जहर की तरह लग रही थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था और डायरेक्ट डॉक्टर के केबिन में ही उसे उतारा। तो डॉक्टर ने सिया से अकेले में कुछ बात करने को बोलकर उसे बाहर जाने को बोला। आदि बोला, लेकिन डॉक्टर बोले, प्लीज़ कोऑपरेट मिस्टर कपूर। तो वो बाहर चला गया। डॉक्टर बोले, तो मिसेज कपूर, पहली बात आपको हमारा साथ देना होगा और अपना धैर्य और विश्वास दोनों कायम रखना होगा। सिया बोली, डॉक्टर मुझे पता है मैं मर जाऊंगी, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है और इस इलाज का भी कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर बोले, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है 2 दिन में आपके हस्बैंड ने मुझे 2000 कॉल करवाया है। ऐसा मेरी फैमिली में कोई इंसान नहीं जिसने मुझे आपको बचाने का रिक्वेस्ट ना किया हो। सिया बोली, इसलिए मैं चाहती हूँ आप उनसे बोल दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर बोले, आपको शायद पता नहीं है आपके हस्बैंड के बारे में, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। फिर भी मैं बस यही कहूँगा, आप उनके विश्वास को ऐसे मत तोड़िए। हम सबको पता है कि एक दिन हमें मर जाना है, फिर भी तो खाना खाते हैं ना, बस वही समझ लीजिए, ये वैसा ही कुछ है। सिया बोली, डॉक्टर अगर मुझे कुछ हो गया तो उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो खुद को कसूरवार मान कर नहीं जी पाएगा, इसलिए बोल रही हूँ उसे उम्मीद मत दीजिए। डॉक्टर बोले, आप कितना प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से? सिया बोली, जी ये कैसा सवाल है? डॉक्टर बोले, सिंपल सा सवाल है, कितना प्यार करती हैं आप उनसे? सिया बोली, हमारे बीच प्यार वाला कोई रिश्ता नहीं है। डॉक्टर बोले, इसलिए उनकी तकलीफ़ के बारे में सोचकर इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो एक बार उनकी खुशी के बारे में सोचकर हमारी बात मान लीजिए और कल से इलाज शुरू कर दीजिए। सिया अब कुछ नहीं बोली, तो डॉक्टर आदि को बुलाकर सिया को बाहर भेज देते हैं। कुछ देर तक आदि उनसे बात करता रहता है, फिर बाहर आकर सिया को लेकर घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर में घर पहुंचकर सिया को घर छोड़ा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शांति जी बोली, सिया आओ बेटा, चलो बैठो, मैं खाना गर्म करती हूँ। तो सिया वहीं बैठ गई। शांति जी ने खाना गर्म किया और आकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। कुछ देर में उसने खाना खाया। शांति जी बोली, चलो मैं तुम्हारे सर पर तेल लगा दूँ, और उसे सोफे पर बैठकर तेल लगाने लगी। सिया कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब वो काफ़ी देर कुछ नहीं बोलो तो शांति जी उसे अपनी तरफ घुमा कर बोली, क्या हुआ है बच्चा? सिया उनके गोद में सर रखकर रोते हुए बोली, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जब सब कुछ छीन लिया था उस भगवान ने तो भटकने के लिए रोड पर छोड़ दिया, और फिर जब सब कुछ मिला तो मुझे अपने पास बुला रहा है। क्या करूँ मैं? आदि के प्यार का, वो इतना प्यार मुझसे क्यों करता है? मेरी किसी भी बात का उसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? वो मुझे बचाना चाहता है, जबकि मुझे पता है मैं नहीं बचूंगी, फिर भी वो बस जिद कर रहा है। शांति जी उसकी तकलीफ और बात सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाई, लेकिन कमज़ोर भी नहीं होना चाहती थी, इसलिए अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हम सब से दूर चली जाओगी और हम तुम्हें जाने देंगे? अरे इतने दिन के बाद तो मुझे बहू के रूप में बेटी मिली है, जिसमें मैंने दोनों के अक्स देखे हैं, जो लड़ती है एकदम बेटी की तरह और परवाह करती है बहू की तरह, जिसने आदि को प्यार करने पर मजबूर कर दिया और उसने अपने आप को बदल लिया। और रही बात उसके जीत की, तो उस बात की तुम फिक्र क्यों करती हो? वैसे भी वो आज तक नहीं हारा है और मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हें भी नहीं हारेगा। और अब तुम दवा खाकर आराम करो, नहीं तो आएगा तो 4 बात तुम्हें और मुझे दोनों को सुनना पड़ेगा। सिया अब उठकर दवा खाई और अपने रूम में चली गई। आदि अब पूरे ध्यान से काम कर रहा था। सबके जाने के बाद भी वो लगा रहा। सारे प्रेजेंटेशन उसने तैयार किए और नए प्रोजेक्ट जितने भी सिया देख रही थी सारा खुद ही हैंडल कर लिया। घर आने में उसे 12:30 बज गए।
उसने पहले ही किसी को उसका इंतज़ार करने के लिए मना कर दिया था, तो डायरेक्ट अपने रूम में गया और चेंज करके सिया के बगल में सो गया। रात के 2 बजे जब सिया की नींद खुली तो उसने खुद को आदि के बाहों में देखा, तो फिर से आंखें बंद करके सो गई। सुबह आदि 6 बजे ही उठकर ऑफिस के लिए निकल गया। सिया उठी तो आदि कहीं नहीं था। सामने टेबल पर देखा तो उसके लिए एक नोट छोड़कर गया था कि आज से वो ऑफिस तब तक नहीं जाएगी जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। सिया बोली, कुछ ज़्यादा ही हुक्म नहीं चला रहा है। तब तक उसके फ़ोन में मैसेज का आवाज़ आया कि दोपहर तक तैयार रहे डॉक्टर के पास चलने के लिए, वो खुद आएगा लेने। सिया फ़ोन साइड में रखकर बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद नीचे आई तो बीरेन जी बोले, कैसा है मेरा बच्चा, आदि ने परेशान तो नहीं किया ना? सिया बोली, अंकल। बीरेन जी बोले, सिया ये गलत बात है, शांति जी को माँ और मुझे अंकल। सिया बोली, सॉरी पापा, लेकिन आपका बेटा हमेशा बस अपना चलाता है। बीरेन जी बोले, ठीक है तो जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखो मिलकर बैंड बजाते हैं उसकी। सिया बोली, तो मैं आपके ऑफिस चलूं? बीरेन जी बोले, सॉरी बच्चा, लेकिन यहाँ आपकी नहीं सुनी जाएगी। शांति जी उसके सर पर हाथ रखकर, सिया तुम्हें मेरे पास अच्छा नहीं लगता है क्या, जो तुम्हें हमेशा भागना रहता है? सिया बोली, माँ ऐसी बात नहीं है। शांति जी बोली, तब आज के बाद जब तक डॉक्टर मुझे ये ना कह दे कि तुम अब एकदम फिट हो, तब तक तुम मेरे साथ घर पर रहोगी और तुम्हारा पूरा ध्यान रखने का काम मेरा, और इस मामले में मैं आदि के साथ हूँ। सिया उन्हें देखती है तो बीरेन जी से, शांति जी कोई बात नहीं, मैं हूँ अपने बेटी के साथ। सिया बोली, थैंक यू पापा। बीरेन जी बोले, पापा को बच्चे थैंक यू नहीं बोलते, इसलिए नो थैंक यू, और उसे अपना ख्याल रखने को बोल कुछ देर में वो भी ऑफिस निकल जाते हैं। आदि अपने ऑफिस में इतना बिजी हो गया कि वो बस सिया को हॉस्पिटल लेकर जाता था और बाहर से ही छोड़कर वापस ऑफिस चला जाता था। रात को कितने बजे आता था किसी को नहीं पता। सारे प्रोजेक्ट को वो पूरे लगन से हैंडल कर रहा था। आरव की शादी को भी सिया की वजह से टाल दिया गया। सिया ने इसका विरोध किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर उसने भी कुछ नहीं बोला। सब लोग उससे इतना ज़्यादा जुड़ गए थे कि उसे अब लग ही नहीं रहा था कि वो इस घर की बहू है। अमन को भी पता चला तो सिया पर गुस्सा किया, फिर जल्द ही मान भी गया और उसे आदि का सपोर्ट करने को बोला। सिया की आबादी से ज़्यादा बातें नहीं होती थी, या फिर हाँ या ना में ही बातें होती थी। यहाँ पर 15 दिन के इलाज के बाद सिंगापुर जाना था और आदि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी करना चाहता था, इसलिए बस वो 2 काम में लगा हुआ था, एक सिया को हॉस्पिटल ले जाना और दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। आज पूरे 15 दिन हो चुके थे। कल आदि सिया को लेकर सिंगापुर जाने वाला था। किसी को भी साथ जाने से मना कर दिया था। वो सारा सिचुएशन खुद ही हैंडल करना चाहता था। किसी ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। इतने दिन में जिस हिसाब से उसने कंपनी को संभाला था वैसे तो बीरेन जी और आरव ने कभी नहीं किया था, इसलिए उसके फैसले पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। रात को 10 बजे आदि घर आया और अपने रूम में गया तो सिया टीवी देख रही थी। आदि जाकर केबल निकाल दिया। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही वो बाथरूम में घुस गया। आज कितने दिनों बाद उसे सिया से लड़ने का मन था। सिया हाथ में रिमोट लेकर उसके निकलने का वेट कर रही थी। आदि ने हल्का सा झांक कर देखा तो सिया उसे ही देख रही थी, तो वो बाहर आया। आदि बोला, सो जाओ, इतना जागना ठीक नहीं है और टीवी तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। सिया उसके बोलने पर बस उसे घूरे जा रही थी। आदि उसके पास आकर उसके हाथ से रिमोट लेकर रखते हुए बोला, हाय कितनी क्यूट लग रही है मेरी बीबी, मन तो कर रहा है। सिया ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आदि उसे लिटाकर उसके सर को चूम कर बोला, आई लव यू, और अब सो जाओ, कुछ नहीं करूँगा। सिया हाथ हटाकर बोली, सच में? आदि जल्दी से उसके होठों को छू कर बोला, बिल्कुल सच में। सिया उसे मारते हुए बोली, झूठे कहीं के। आदि उसका हाथ पकड़कर, अब सो जाओ मेरी जंगली बीबी, और स्मोक छोड़ दिया ना? सिया आंखें बंद करके बोली। आदि उसके सर को अपने सीने से लगाकर बोला, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए, और उसे पकड़कर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर में दोनों सो गए। सुबह सब तैयारी हो चुकी थी। सब लोग सिया को समझाने में लगे थे। अमन और रागिनी भी दोनों को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे। शांति जी बोली, आदि मेरी बेटी को परेशान बिल्कुल मत करना, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे चाहिए। सिया बोली, माँ कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मुझे परेशान न करे। आपको पता है कल इसने। आदि जल्दी से आकर उसके मुंह पर हाथ रख कर बोला, सिया कुछ भी बोलती हो, वो तो पर्सनल है। रागिनी बोली, क्या किया आदि, छोड़ो उसको, हम सबको जानना है क्या किया तुमने उसके साथ। क्यों माँ? शांति जी बोली, आदि छोड़ उसे, नहीं तो फिर मैं भी चलूँगी तुम दोनों के साथ। तब तक सिया ने उसका हाथ जोर से काट लिया। आदि अपना हाथ हटाकर जंगली कहीं कि एक बार ठीक हो जाओ फिर बताता हूँ तुम्हें, मेरी पूरी फैमिली को अपने फेवर में करके रखा है।
सिया बोली, शक्ल देखी है अपनी, बड़े आए बताने वाले बंदर कहीं के, और मुझे जंगली बोल रहे हो। मुझे तो लगता है माँ ने तुम्हें खुद जंगल से उठा कर लाया है। सुभद्रा जी बोली, शांति तू भी चली जा, नहीं तो ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे और डॉक्टर तो इनका झगड़ा सुनकर ही डर कर भाग जाएगा। बीरेन बोला, नहीं माँ, जाने दीजिए, अकेले रहेंगे तभी समझेंगे एक दूसरे को, और ऐसे वक्त में ही तो अपने और पराये की पहचान होती है। कुछ देर बाद शांति जी दोनों की आरती उतारती हैं और दोनों के हाथ में कलावा बांध कर नज़र उतारती हैं। लाख कोशिश के बाद भी उनकी आंखों से आंसुओं की एक धार बह चली और वह तुरंत मुड़कर बोली, जाओ और जल्दी आना। आदि, मुझे सिया सही सलामत चाहिए, ये जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर छोड़ रही हूँ। आदि बोला, कुछ नहीं होगा, इसे मैं वापस लाऊंगा, वो भी सही सलामत, और सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। आज सबकी आंखें बरस रही थी उसके लिए, जिसे आदि ने कुछ दिन पहले ही ज़बरदस्ती शादी करके लाया था। वो कब इस घर की जान बन गई उन्हें खुद भी नहीं पता चला। दिन भर शांति जी के साथ साथ यहाँ से वहाँ घूमती, गार्डन में फूलों के साथ अकेले में बातें करती, आदि की दिन भर की शिकायत करती, और सुभद्रा और बलदेव जी को तो एक नया जीवन मिल गया था उसके आने से। इन्हीं सब चीज़ों में सिया ने कब स्मोक करना छोड़ दिया उसे खुद भी पता नहीं चला। आरव, रागिनी और अमन ने दोनों को एयरपोर्ट छोड़ा और घर आ गए। आदि सिया का हाथ कसकर पकड़ा था और दिल्ली के फ़्लाइट में बैठ गया। 2 घंटे में दिल्ली और फिर सिंगापुर के फ़्लाइट में बैठ गए। 8 घंटे के सफ़र में आदि ने उसे खुद से 1 मिनट भी दूर नहीं किया। सिया ने भी कुछ नहीं बोला। वो उसके अंदर चल रहे तूफान को समझ रही थी, लेकिन वो उसके दुख को कम भी तो नहीं कर सकती थी, इसलिए बस खुद को शांत करके उससे लगी हुई थी। 8 घंटे के बाद दोनों सिंगापुर पहुँचे और आदि ने कैब लिया और होटल पहुँच गए। रात हो चुकी थी और हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट कल का था। कल सिया का ऑपरेशन होने वाला था, क्योंकि 15 दिन में सारा ऑपरेशन के पहले का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। दोनों फ्रेश हुए और थोड़ा बहुत खाना खाया और सोने के लिए लेट हो गए। सिया बोली, आदि। आदि आंखें बंद करके उसे सीने से लगा कर बोला, सिया अपना सर ऊपर करके बोली, कुछ मांगू दोगे? आदि उसके सर अपने सीने से लगा कर बोला, कुछ नहीं है मेरे पास, मत मांगो। सिया बोली, आखिरी इच्छा समझ कर दे दो। आदि ने उसके होठों को लॉक कर दिया और उसके आंखों से आंसू सिया के ऊपर गिरने लगे। सिया भी उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वक्त यहीं रुक जाए और वो भी यहीं ठहर जाए। कुछ देर बाद आदि बोला, अब अगर कुछ बोला ना तो सांसें रोक दूंगा अपनी, फिर जिसको बताना होगा बताती रहना, अपनी पहली और आखिरी इच्छा। सिया बोली, मतलब जो मांगने वाली थी वो तो सुना नहीं। और आदि बोला, सो जाओ मेरी माँ, कल हॉस्पिटल जाना है। सिया बोली, तुमने मुझे किस क्यों किया? मैं बोलूँगी। तुमने मुझे फिर से ज़बरदस्ती किया। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए जब कोई ज़बरदस्ती करता है तो कैसा लगता है। आदि उसकी तरफ देख कर बोला, कैसा लगता है? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो आज तक तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शेरनी। इसके आगे की आवाज़ आदित्य के मुँह में ही रह गई। आदि को तो झटका ही लगा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि सिया कभी ऐसा करेगी। फिर उसने खुद को रिलैक्स किया और सिया को पकड़ते हुए आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद सिया आंखें खोल कर बोली, अब ले लिया मैंने अपना सारा बदला। आदि अभी भी आंखें बंद कर उसे पकड़कर वैसे ही लेटा हुआ था। सिया उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी तो आदि बोला, ऐसे ही सो जाओ, क्या पता आज रात मुझे सुकून मिल जाए। सिया उसके चेहरे को देखी। उसकी आंखें तो बंद थी, फिर भी एक अजीब सा दर्द था। आंखों से आंसू बंद होने के बाद भी निकल रहे थे। सिया ने उसकी बंद आंखों को बारी बारी चूम लिया और सर सीने पर रख कर वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेट गई। दूसरे दिन आदि जल्दी से उठा, फ्रेश हुआ और फिर जल्दी से तैयार हो गया। हॉस्पिटल में भी सारी बातें उसने क्लियर कर लिया था। सिया अभी भी सो रही थी। वो इस टाइम कुछ ज़्यादा देर तक सोने लगी थी। आदि उसके सर के पास ही बैठकर कुछ देर तक उसे देखते रहा। जब सिया काफ़ी देर भी नहीं उठी तो उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए बोला, सिया उठो, नहीं तो लेट हो जाएगा। सिया ने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया तो आदि अब डरते हुए उसके गाल को थपथपाने लगा और आंखों में आंसू लिए हुए बोला, सिया उठ जाओ ना, परेशान मत करो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। सिया उठो ना यार। काफ़ी देर की कोशिश के बाद भी सिया ने आंखें खोल दिया तो आदि झट से उसे गले लगाकर बोला, बहुत बहुत परेशान करती हो तुम। ये सब बातें याद रखना, सबका गिन गिन कर बदला लूँगा मैं। हालांकि वो जानता था कि सिया के ना उठने की वजह क्या है, फिर वह खुद को तसल्ली दे रहा था ये सब बोलकर। सिया उसके ऐसे इतना तेज पकड़ने से बोली, यार मैं जिंदा हूँ और अगर ऐसे ही कुछ देर और दबा के रखोगे ना तो बीमारी तो बाद में मारेगी, तुम पहले ही मार दोगे। आदि ने आराम से उसे खुद से दूर किया और उठते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता मंगा देता हूँ, फिर हॉस्पिटल चलना है।
सिया हाँ में सर हिलाकर बाथरूम में चली गई और आदि नाश्ते के लिए फ़ोन करने लगा। कुछ देर बाद सिया तैयार होकर बाहर आई तो आदि नाश्ता टेबल पर लगाकर बैठा था तो सिया भी आकर वहीं बैठ गई। आदि ने सिया को देखा, फिर बोला, मैं आज खिला दूँ? सिया ने सर उठाकर उसे देखा तो वो उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। सिया बोली, आज से पहले तो कभी भी मेरी इजाज़त नहीं मांगी, तो फिर आज क्या हुआ? जाने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हो? आदि ने आंखें बंद करके खुद को शांत किया और रोटी का एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिया बोली, पहले एक प्रॉमिस करो, जो मांगूँ वो दोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगी। आदि बोला, बोलो क्या करना है? सिया बोली, प्रॉमिस करो, जो कहूँगी वो करोगे उसके बाद। आदि उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रॉमिस, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो आखिरी सांस में भी तुम्हारे साथ ही लूँगा। इस जन्म में तुम मुझे छोड़कर जाओ, इसकी परमिशन ना मैंने कल दिया था तुम्हें, ना ही आज दे रहा हूँ। अब डिपेंड तुम्हारे पर करेगा, साथ जीना है या साथ मरना है। सिया ने अब कुछ नहीं बोला और खुद से खाने लगी। 2-3 निवाले खाकर उठ गई तो आदि ने भी 2-3 निवाले खाए और उठ गया। अब दोनों तरफ से किसी ने कुछ नहीं बोला और कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी थी, कुछ फॉर्मेलिटी थी जिस पर आदि ने सिग्नेचर किया और सब कंप्लीट हो गया। अब बस सिया को अंदर लेकर जाने की बारी थी तो आदि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और डॉक्टर से 2 मिनट बोलकर एक तरफ ले गया जहां बैठने के लिए कुछ बेंच लगे थे। आदि ने सिया को ले जाकर वहां बैठा दिया और उसके सामने घुटने के बल बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हें जब भी डर लगे समझ लेना बाहर तुम्हारा कोई शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तुम इबादत बन गई हो उसकी। तुम्हें सबसे लड़कर वापस आना है, जैसे मुझसे लड़ती हो वैसे इस बीमारी से भी लड़ना है मेरे लिए। प्लीज़ करोगी ना? सिया, प्रॉमिस करो, वापस आओगी ना मेरे लिए, अपने आदि के लिए। फिर जितना चाहे लड़ लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम मुझे मार भी लेना। बोलते बोलते आज फिर से वो सिया की गोद में सर रख कर रो दिया। सिया ने उसके सर पर हाथ रखकर एक बार ऊपर देखा और भगवान से शिकायत करते हुए बोली, कल मुझे आंसू दिए थे, आज मेरी वजह से इसे दे रहे हो, इसलिए मैं आपको कभी नहीं मानती। अब उसने आदि का सर ऊपर किया और उसके आंसू पोंछकर उसके सर को शिद्दत से चूम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज पहली बार किसी ने इतना चाहा कि मैं उसकी इबादत बन गई, लेकिन उसे मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं छोड़ो। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है तो हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, मगर मुझे तो उस भगवान पर भी भरोसा नहीं। अगर मैं ना भी वापस आऊँ तो अफसोस मत करना और ना ही दुखी होना, बस इतना समझना हमारा सफ़र यहीं तक था। तब तक नर्स ने आवाज़ दिया और जल्दी चलने को बोला तो आदि बोला, बस 1 मिनट। नर्स बोली, सर और टाइम नहीं है हमारे पास। आदि कुछ बोलता उससे पहले ही सिया बोली, आई एम रेडी, और उसके साथ जाने के लिए आगे बढ़ी कि आदि ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे कसकर गले लगाकर बोला, तुम आओगी वापस, नहीं तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, ये बात समझ लेना। नर्स बोली, सर प्लीज़। आदि उसे लेकर बाहर आया और नर्स सिया को लेकर अंदर चली गई। आदि वहीं बाहर ही बैठ गया। ऑपरेशन में 7 से 8 घंटे लगने वाले थे, जो आदि के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। वो कभी उठता तो कभी बैठता। फ़ोन भी साइलेंट कर दिया था क्योंकि किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इधर देहरादून में सुभद्रा जी और बलदेव जी के साथ पूरी फैमिली आज मंदिर में सिया के नाम से महामृत्युंजय जाप कर रही थी। सब लोग बैठे थे। अमन और रागिनी के साथ उसकी पूरी फैमिली भी आई हुई थी। 12 घंटे के जाप के बाद मंदिर में भंडारा भी रखा गया था। सब लोग बस सिया के ठीक होने की दुआ कर रहे थे। यहाँ आदि परेशान सा इधर से उधर टहल रहा था। अकेले उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंदर से काफ़ी घबराहट भी हो रही थी। बार बार वो बस ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था और मन ही मन न जाने आज कितनी ही मन्नतें कर डाला था उसने। कहा गया है ना कि एक दिन अगर शुरू हुआ है तो उसका अंत भी एक दिन ज़रूर होना है। आधे घंटे के सफ़र के बाद डॉक्टर बाहर निकले तो आदि जल्दी से उनके पास गया और बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी हैं, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, फ़िलहाल के लिए ऑपरेशन हमने कर दिया है और वो सक्सेसफुल भी रहा। अब उनके होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आदि बोला, डॉक्टर उसे कब होश आ जाएगा? डॉक्टर बोले, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है, फिर भी 24 घंटे के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मैंने तो पहले ही आपसे बोला था, चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% ही हैं। आदि बोला, डॉक्टर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मेरी ज़िंदगी और मौत उसके होश में आने पर डिपेंड करती है। डॉक्टर बोला, रिलैक्स कीजिए, सब सही होगा, बोलकर चले जाते हैं। आदि अपना चेहरा दोनों हाथों में भरकर फिर से वहीं बैठ जाता है और सोचने लगा।
उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी लड़की से इतना प्यार करेगा कि वो एक दिन उसकी सांसों से जुड़ जाएगी। कब उसे सिया से इतना प्यार हो गया उसे खुद भी पता नहीं चला, या शायद पहली बार में ही जब उसने सामने से आकर उसके ऊपर फूल मारा था, या फिर तब जब उसने उसके ऊपर हाथ उठाया था, या शायद हर बार वो उससे उसकी हर एक बात और बेबाकी से प्यार कर बैठा। लेकिन एहसास तब हुआ जब उस दिन रागिनी ने उसे सब कुछ बताया और सिया का उसकी बात न मानना आदि सब चीज़ें बारी बारी से सोच रहा था। कुर्सी पर सर टिकाए कब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे कुछ पता भी नहीं चला। यहाँ सब लोग पूजा और भंडारे के बाद घर आए। आदि को कितना कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन साइलेंट था तो उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में सायरन की आवाज़ से आदि की आंख झट से खुल गई और वो इधर उधर देखने लगा। डॉक्टर नर्स सब दौड़ रहे थे। आदि बोला, डॉक्टर क्या हुआ है? आप लोग ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं? डॉक्टर बोले, मिस्टर कपूर आप आराम कीजिए, ये अलार्म पेशेंट को देखने के लिए बज रहा है। आदि ने कुछ राहत की सांस लिया और फिर बोला, मेरी वाइफ डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? डॉक्टर बोले, अभी नहीं, अभी कुछ देर इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। आदि को अब 1 मिनट भी अकेले रहने का मन नहीं कर रहा था। बार बार वो सोच रहा था जाकर सिया को उठाए और उससे खूब सारा लड़ाई करे। फिर फ़ोन निकाल कर देखा तो 50 मिस कॉल पड़े थे, तो बाहर थोड़ी दूर जाकर कॉल लगाया। पहली ही रिंग में फ़ोन उठ गया। शांति जी बोली, आदि कहाँ है तू? सिया कैसी है बेटा, सब ठीक तो है ना? आदि बोला, सिया आईसीयू में है माँ, डॉक्टर ने अभी इंतज़ार करने को बोला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, वो रुआंसा होकर बोला। बीरेन जी बोले, आदि मेरा बच्चा, तू तो मेरे स्ट्रांग बच्चे हो ना, इसलिए तो हम सब ने सिया को तुम्हारे भरोसे छोड़ा है कि तुम सब संभाल लोगे। सिया को कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो बच्चे, सबकी दुआएं उसे ज़रूर लगेगी, वो हम सबको और तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आदि भरे गले से बोला, पापा सच में उसे कुछ नहीं होगा ना? बोलकर रो दिया। इधर फ़ोन स्पीकर पर था। उसकी आवाज़ सुनकर हर किसी की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ ही गए। शांति जी ने अपने आंसू पोंछा और बोली, आदि तू कमज़ोर नहीं है, तुझे आज लड़ना है। अगर तू सच में सिया से प्यार करता है तो लड़ उस भगवान से जिसे सिया नहीं मानती, लेकिन तू तो मानता है ना, तो फिर मांग उससे कि वो तेरी सिया तुझे लौटा दे। आदि कुछ नहीं बोला तो सुभद्रा जी बोली, आदि उसे कुछ नहीं होगा, हम सब के होते हुए उसे कुछ हो ही नहीं सकता, तू एकदम परेशान मत होना बच्चा। आदि बोला, दादी मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। इधर से भी किसी ने अब कुछ नहीं बोला क्योंकि इन 2 महीनों में सिया के लिए आदि की दीवानगी सबको पता चल चुकी थी। इसलिए सब अब बस किसी तरह से सिया के ठीक होने की दुआ मांग रहे थे जिससे सब कुछ सही हो सके। आदि वापस से टेबल पर बैठ गया। अब उसके पास सिवाय इंतज़ार के कुछ नहीं था। वो बैठकर यहाँ से वहाँ आते जाते पेशेंट और डॉक्टर को देख रहा था। रात 10 बजे नर्स भागते हुए बाहर आई और डॉक्टर को बुलाकर अंदर लेकर चली गई। आदि ने डॉक्टर को सिया के आईसीयू में जाते देखा तो उसकी हार्ट बीट किसी बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने लगी, जैसे अब या तब स्टेशन छोड़ जाएगी और वो वहीं गिर जाएगा। उसने किसी तरह से हिम्मत किया और सामने के पिलर को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद 2 और डॉक्टर अंदर गए। अब तो आदि की हालत और भी खराब, उसका दिमाग जैसे ब्लॉक हो चुका था। आंखों ने झपकना छोड़ दिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डॉक्टर से कुछ भी पूछे और वो गिरता कि किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। फिर भी वो बेहोश हो चुका था। वो वार्ड बॉय को बुलाकर उसे वार्ड में भर्ती किया गया और ग्लूकोज का बोतल लगा दिया गया। डॉक्टर ने आकर चेक किया तो बोला 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं है और डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो चुके हैं। लेकिन आप हैं कौन? जी मैं इसका दोस्त नमन। लेकिन ये यहाँ इस हालत में क्या कर रहा है? डॉक्टर बोले, इनकी वाइफ का कल ऑपरेशन हुआ है इसलिए ये यहाँ पर हैं। नमन खुद से बोला, शादी? आदि ने शादी कर लिया और इसकी वाइफ यहाँ पर? ये सब कब हुआ? फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर इसकी वाइफ को क्या हुआ है? तो डॉक्टर ने उसे बता दिया कि ब्रेन ट्यूमर, लेकिन ऑपरेशन हो चुका है, बस अब होश में आने का इंतज़ार हो रहा है। कुछ देर पहले उनकी कंडीशन खराब हो गई थी लेकिन अब बेहतर है, बोलकर चले गए। नमन आदि के पास बैठते हुए बोला, आदि तूने शादी कर लिया, ऐसा क्या हुआ जो कि आदि ने शादी ही कर लिया? जो बंदा आज तक किसी की तरफ देखता तक नहीं था, लड़कियों से इतनी नफरत करता था, उसने डायरेक्ट शादी कर लिया। 2 घंटे बाद रात के 12 बज रहे थे। आदि झटके से चिल्लाते हुए उठा, सिया सिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम जानती हो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।
नमन बोला, आदि आदि क्या हाल बना लिया है तूने? कौन सिया? किसको चिल्ला रहा है तू? आदि ने उसे देखा, फिर अपने हाथ से इंजेक्शन खींचकर बाहर निकाल कर बाहर भागते हुए बोला, मुझे सिया के पास जाना है। नमन बोला, आदि आराम से चल, अगर तू अपने वाइफ के पास जा रहा है तो वो एकदम ठीक है, डॉक्टर से बात हुई है मेरी। आदि ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे देखना है उसे, तुम्हें नहीं पता वो कितनी ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं सुनती है। नमन उसका हाथ पकड़कर, ठीक है एक बार डॉक्टर से मिलकर चलते हैं। आदि ने हाँ में सिर हिला दिया। आदि डॉक्टर के केबिन में गया तो डॉक्टर ने बोला, हम भी उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी टाइम वो होश में आ जाएं। आदि बोला, डॉक्टर क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? नमन बोला, प्लीज़ डॉक्टर मिलने दीजिए ना। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया तो आदि सिया के आईसीयू में गया, जहाँ वो मशीनों के बीच घिरी हुई थी। चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था, सर पर पूरा पट्टी बंधा हुआ था और वो बेजान सी पड़ी हुई थी। आदि उसकी हालत देखकर खुद के आंसू ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया और हिम्मत करके उसके पास जाकर बोला, सिया उठ जाओ ना, देखो मुझे मेरी हालत को कितना रुलाओगी मुझे, एक बार तो मेरी हालत देखो, आज इतना लाचार हो जाऊंगा कभी सोचा नहीं था, अब तो लग रहा है जैसे मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ। लेकिन अगर तुम नहीं उठी तो फिर ज़्यादा देर तक मैं भी तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा, समझी? और ये बात तुम जानती हो, तुमसे बड़ा ज़िद्दी हूँ मैं। कुछ देर तक बैठकर ढेर सारी शिकायतें करता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाकर बोला, उठ जाओ बीबी, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे साथ पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। जब हमारे बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें बताऊँगा कि तुमने मुझे कितना परेशान किया है और फिर हम सब मिलकर तुम्हें ढेर सारा परेशान करेंगे। सिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसके हाथों पर सर रखकर बोला, क्या सच में तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती? एक मिनट के लिए भी कभी मुझे नहीं चाहा? तुम्हें मेरी कसम, उठ जाओ ना यार, अब अकेले बात करते करते बोर हो रहा हूँ मैं, कब तक अकेले बोलूँ, कोई तो सामने से भी बोलना चाहिए। तब तक वहाँ के मशीनों से बीप की आवाज़ आने लगी। आदि ने उधर देखा और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने उसे बाहर निकलने को बोल दिया। आदि बोला, लेकिन डॉक्टर हुआ क्या है? प्लीज़ मिस्टर कपूर बाहर जाइए। आदि परेशान सा बाहर आया तो नमन उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है? भाभी कैसी हैं? आदि बोला, अभी भी उसे होश नहीं आया यार, डॉक्टर देख रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया है। नमन बोला, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तू रिलैक्स कर, समझा? डॉक्टर आते हैं तो मैं बात करता हूँ। फिर आदि को वो कितनी ही बार बैठने को बोलता है लेकिन आदि बैठने को तैयार ही नहीं था, वो तो बस आईसीयू के बाहर चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो आदि दौड़कर उनके पास जाता है। आदि बोला, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ मेरी वाइफ, वो तो ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, देखिए मिस्टर कपूर, मैंने पहले ही बोला था जल्दबाजी ठीक नहीं है, हमने बेस्ट सर्जन से आपकी वाइफ का ऑपरेशन करवाया है, फिर भी हमें उनके होश में आने तक उनका इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आदि बोला, वो ठीक तो हो जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डॉक्टर बोले, जी फिलहाल में जो दिक्कत था हमने सब हैंडल कर लिया है, शायद आपकी बातों का असर हुआ है और उनके दिमाग ने रिएक्ट किया था, लेकिन अभी आपको कुछ दिन कम बात करना पड़ेगा, ज़्यादा बातें उनके दिमाग के लिए ठीक नहीं है। आदि बोला, जी जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगा। तो डॉक्टर चले जाते हैं। नमन बोला, आदि तूने क्या हालत बना लिया है यार, वो भी एक लड़की के लिए, तेरे लिए इतनी सारी लड़कियाँ पागल थी और तूने एक बार उन्हें देखा तक नहीं। आदि बोला, इसलिए मैं उसके लिए पागल हूँ, पागल नहीं जान है वो मेरी, वो अंदर इतने मशीनों से घिरी हुई है यार, और इसलिए मैं बाहर तड़प रहा हूँ, जान जा रही है मेरी, वो भी तिल तिल कर। नमन बोला, जब तू इतना प्यार करता है ना तो उन्हें कुछ नहीं होगा, महादेव रक्षा करेंगे। आदि बोला, उन्हीं से तो शिकायत है उसे, और उसे कुछ हुआ तो मुझे उनसे। आदि बाहर से देखने लगा, कुछ देर तक यूं ही देखता रहा और फिर वहीं बाहर ही चेयर पर बैठ गया। 2 घंटे बाद रात को 3 बज रहे थे। नर्स ने दरवाज़ा खोला तो आदि झट से उठकर खड़ा हुआ और नर्स से बोला, क्या हुआ सिस्टर, सब ठीक तो है ना? नर्स बोली, सर लग रहा है पेशेंट को होश आ रहा है, उनकी उंगलियां हिल रही हैं, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, बोलकर चली जाती हैं। कुछ देर में डॉक्टर जाकर चेक करते हैं और बाहर आकर आदि को बता देते हैं, अभी होश पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन कुछ ही देर में अगर ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया तो होश जल्दी आ जाएगा। आदि बोला, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, और हाथ जोड़कर बोलता है, क्या मैं अंदर बैठ सकता हूँ? तो डॉक्टर उसे जाने को बोल देते हैं। आदि अंदर जाकर सिया की उंगलियां पकड़ लेता है और एकटक उसे देखे जा रहा था। कुछ देर बाद सिया की उंगलियों में हलचल होती है तो आदि खुश होकर उसके हाथ को चूम लेता है।
कुछ देर बाद वो फिर से शांत हो जाती है। आदि गुस्से में बोलता है, सिया अब ये ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें पता भी है पूरे 38 घंटे हो चुके हैं। अब तो उठ जाओ यार, अब क्या जान लेकर मानोगी, तो उठो और बता दो ना। लेकिन फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो आदि सर ऊपर करके, सच में महादेव, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। लगभग आधे घंटे बाद अब उसकी उंगलियों ने आदि का हाथ पकड़ लिया। आदि की तो जैसे सांसें वापस आ गई। वो चिल्लाता, इससे पहले नर्स ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो वो शांत सा सिया को देखने लगा। 10 मिनट बाद सिया ने हल्की सी आंखें खोली। आदि बोला, सिस्टर सिस्टर प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर जल्दी से आकर चेक करते हैं। फिर आदि से बोले, आप काफ़ी लक्की हैं, आपकी वाइफ कोमा में नहीं गई, लेकिन अभी भी पूरे होश में आने में उन्हें टाइम लगेगा, परेशान मत होइए। आदि बोला, डॉक्टर मैं इंतज़ार कर लूँगा, बस मेरी वाइफ को कुछ ना हो। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर चले जाते हैं। सिया ने आंखें खोलकर बंद कर लिया था। आदि वैसे ही बैठे रहा। सुबह होते होते उसे कब नींद आ गई और वो सिया का हाथ पकड़े ही सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह 7 बजे सिया को पूरा होश आ गया और उसने आंखें खोलकर आदि को अपने पास देखा। उसका चेहरा बता रहा था उसकी हालत कैसी है। नर्स ने आदि को उठाने के लिए आवाज़ देना चाहा, लेकिन सिया ने उसे रोक दिया। 1 घंटे बाद आदि उठकर सामने देखा तो सिया उसे ही देख रही थी। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके फिर से खोला तो सिया ने पलकें झपका दिया। आदि अब उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो दिया। जिसने भी उसकी हालत देखी, सबकी आंखें उसे देखकर बरस गईं। कुछ देर बाद वो शांत हुआ और सिया के सर को हल्का सा छू कर बोला, आई लव यू, वो भी बहुत 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 ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। सिया ने फिर से अपनी पलकें झपका दिया। नर्स ने उसे डॉक्टर से मिलने को बोला, क्योंकि उसके सोने में ही डॉक्टर सिया को देखकर जा चुके थे। आदि उसके हाथों को अपने आंखों पर लगाकर, मैं अभी आ रहा हूँ, बोलकर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर बोले, मिस्टर कपूर, आपकी वाइफ ठीक है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। उन्हें आपको 1 महीने यहीं पर रखना पड़ेगा या रोज़ आकर एक बार दिखाना पड़ेगा, जब तक हम अप्रूवल नहीं दे देते। और दूसरी बात, उन्हें 1 महीने तक बात करना बिल्कुल मना है, तो इस बात का भी आप पूरा ख्याल रखेंगे। आदि बोला, डॉक्टर मुझे सब मंजूर है, वो मेरे सामने है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और थोड़ी बहुत और बातें करने के बाद वह बाहर आता है और पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ खुद अपने हाथ से बांट रहा था, कुछ लोगों को खिला भी रहा था। नमन बस उसे देख और वीडियो बना रहा था। आदि ने घर पर भी सबको फ़ोन कर दिया। सबकी जान में जान आई। सिया को फिर से आराम करने के लिए नींद का इंजेक्शन दे दिया गया, क्योंकि अभी 1 महीने बस ज़्यादा से ज़्यादा उसे नींद लेना था। आदि आज कितने दिन के बाद खुश था और वो सिया का हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा बस उसे देखे जा रहा था और सिया आराम से सो रही थी। आदि ने 10 दिन तक सिया को हॉस्पिटल में ही रखा, फिर वहीं पर फ्लैट ले लिया, क्योंकि वो सिया को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। डेली उसको हॉस्पिटल लेकर जाना और प्रॉपर चेकअप करवाना, और फ्लैट पर आकर यहीं से ऑफिस का काम करता था। ऑनलाइन ही वह सारे मीटिंग और प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था। सिया थोड़ा सा भी बोलती तो उसे ज़बरदस्ती चुप करवा देता था। धीरे धीरे अब 1 महीना होने वाला था, लेकिन इन 1 महीनों में भी आदि का सिया को लेकर फिक्र नहीं बदला। वो रात भर उसे गोद में लेकर काम करता रहता था। कभी कभी तो ऐसे ही बैठे बैठे सो जाता था। सिया को चुप रहने को बोलता तो उसके बारे में सोचकर वो भी अब कुछ नहीं बोलती थी। अब उसे भी जल्द से जल्द ठीक होकर सबके पास जाना था। 2 महीने बाद आज आदि सिया को लेकर आखिरी चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आया था। आज के बाद अब 1 महीने पर चेकअप होगा, वो भी इंडिया में। कुछ देर में सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने दोनों को सब कुछ ठीक है और अब दोनों इंडिया जाने के लिए परमिशन दे दिया था। सिया बोली, डॉक्टर अब मैं बोल सकती हूँ ना, आप ये बात यहीं क्लियर कर दीजिए, नहीं तो मैं नहीं जाने वाली इसके साथ। ये मुझे घर पर आप लोगों के नाम से टॉर्चर करता है। डॉक्टर बोले, जी मिस्टर कपूर, आप बोल सकती हैं, आई मीन खुलकर बोल सकती हैं। वो तो मैंने सिर्फ 1 महीने के लिए ही कम बात करने के लिए बोला था कि कहीं दिमाग पर ज़्यादा बोलने से गलत असर ना पड़े, लेकिन आपने 2 महीने इसे फॉलो किया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हैं। सिया बोली, क्या आपने सिर्फ 1 महीने के लिए बोला था, वो भी सिर्फ कम बोलने के लिए? लेकिन आपको पता है डॉक्टर, फिर मासूम सा फेस बनाकर बोली, आज 2 महीनों से मैंने सिर्फ हाँ और ना बोला है और अब तो मुझे लगता है मैं बोलना ही भूल गई। आदि उसकी शिकायत को सुनकर हंसते हुए डॉक्टर से बोला, थैंक यू डॉक्टर, मेरा साथ देने के लिए और उसके साथ ही मेरी ज़िंदगी मुझे लौटाने के लिए। और उठते हुए डॉक्टर से हाथ मिलाया और सिया के सारे फाइल्स लिए और सिया से बोला, चलें?
सिया उसे घूरते हुए केबिन के बाहर निकल गई। डॉक्टर बोला, सी इज़ सो स्वीट, ध्यान रखिएगा। आदि बोला, अपने जान से भी ज़्यादा रखूँगा, और एक बार फिर से डॉक्टर से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया। सिया बाहर गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। आदि आकर उसके बगल में बैठ गया। कैब दोनों को लेकर उनके फ्लैट पर आ गई। वहाँ से आदि ने दोनों का बैग्स लिया और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सिया गुस्से में बैठी थी। उसने आदि की तरफ एक बार भी नहीं देखा। आदि को हंसी आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करके बैठा था। कुछ देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए और फ्लाइट में बैठ गए। सिया अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। आदि खींचकर उसे अपने सीने से लगाकर बोला, ठीक है, गुस्सा रहो, लेकिन ऐसे ही रहो, दूर बैठने की परमिशन नहीं है। सिया कुछ नहीं बोली तो वो भी उसे वैसे ही पकड़े रहा। क्योंकि सफ़र लंबा था तो आदि ने सिया को दवा खिलाकर अपने गोद में उसका सर रख लिया। एयर होस्टेस ने आवाज़ देना चाहा, लेकिन आदि ने उसे रोक दिया और डिस्टर्ब ना करने को बोला। सिया भी दवा की वजह से सो चुकी थी। अब उसे भी आदि के साथ सोने पर एक अलग सा सुकून मिलता था, जिस सुकून की तलाश उसे बचपन से थी, वो आज आदि ने पूरा कर दिया था। 8 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट दिल्ली और फिर 2 घंटे बाद देहरादून आकर रुकी। आदि ने सिया का हाथ कसकर पकड़ा था। दोनों बाहर आए तो बाहर घर के सभी लोग बस सुभद्रा जी और बलदेव जी को छोड़कर आए हुए थे। अमन और रागिनी भी आए थे उन दोनों के वेलकम के लिए। सिया ने आदि से अपना हाथ छुड़ाया और सीधे जाकर शांति जी के गले लगी, जहाँ शांति जी अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ी थी। आदि ने एक बार अपने हाथ को देखा, फिर सामने सिया को, और खुद से बोला, चल बेटा आदि, अब तो तू फुली टॉर्चर होने वाला है। और आकर वो भी सबसे मिला और सब 2 गाड़ियों से घर के लिए निकल गए। सिया शांति जी और वीरोन जी के साथ पीछे बैठी थी। आदि ड्राइव कर रहा था और अमन आगे बैठा था। आरव और रागिनी अकेले सामान लेकर आ रहे थे। कुछ देर में सब लोग घर पहुंचते हैं। घर काफ़ी सुंदर से सजाया गया था और बाहर खूब बड़ा सा फूलों से लिखा था, वेलकम होम। सिया बोली, माँ ये सब मेरे लिए है। आदि बोला, सोचना भी मत, ये सब मेरे लिए है। जब जब मैं घर आता हूँ मेरा स्वागत ऐसे ही होता है। सिया उसकी तरफ देखने लगी तो बीरेन जी बोले, लेकिन इस बार ये सब बस मेरी बेटी के लिए है और किसी के लिए नहीं, समझे? और उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, चले बच्चा। सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। शांति जी कुछ देर पहले ही अंदर चली गई थी। सिया दरवाजे पर जाती है तो उसको वहीं रुकने को बोल आदि को उसके साथ खड़ा करके दोनों की आरती उतारकर अंदर लाती हैं। अंदर पूरा हाल बैलून से सजा था। आदि बोला, अब ये तो पक्का मेरे लिए होगा, है ना? दादी दादू कैसे हैं आप दोनों? सुभद्रा जी जाकर सिया का सर चूमकर बोलती है, कैसी है मेरी बच्ची, वो ठीक तो है ना? फिर आदि की तरफ देखकर बोली, इसने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? सिया बोली, दादी इसने मुझे 2 महीने से बोलने तक नहीं दिया है। अब मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना, अब मैं आप सबके साथ ही रहूँगी। सुभद्रा जी उसे गले लगाकर, आदि तू अभी भी नहीं सुधरा, हमें तो लगा तू सुधर गया होगा। आदि बोला, दादी डॉक्टर ने मना किया था तो मैं क्या करता? सिया बोली, दादी डॉक्टर ने मुझे 1 महीने कम बात करने को बोला था, लेकिन इसने 2 महीने मुझे बस हाँ और ना बुलवाया है। मुझे तो लगता है मैं सब कुछ बोलना भूल गई। आदि बोला, मैं सब सिखा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिया बोली, दादी देख रही है ना, ये फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। शांति जी बोली, आदि तू चुप कर और जा फ्रेश होकर आ, फिर खाना खा। आदि बोला, और आपकी लाडली, इसे फ्रेश नहीं होना है? सिया बोली, दादी देख रही है ना ये मुझसे कितना जलता है, इसलिए मुझे चुप करा कर रखता था। सुभद्रा जी बोली, कोई बात नहीं, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं, ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। सिया उनके गाल पर किस करके, थैंक यू दादी, आप वर्ल्ड की बेस्ट दादी हो, और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। आदि भी अपना सर झटक कर आगे बढ़ जाता है, रूम में जाता है और बैग निकाल कर उसमें से अपने और सिया के कपड़े निकाल कर बाहर रखता है। सिया अंदर नहा रही थी। आदि को जल्दी से याद आया तो बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, सिया गर्म पानी यूज करना और शैम्पू उसमें का यूज़ मत करना। सिया बोली, लेकिन यहाँ पर तो यही शैम्पू है। आदि बोला, दरवाज़ा खोलो और ये वाला ले लो, वो केमिकल वाला शैम्पू है, उसे यूज नहीं करना है। सिया बोली, 1 दिन यूज करने से कुछ नहीं होगा। आदि गुस्से में बोला, सिया ने कुछ नहीं बोला। आदि फिर से बोला, सिया दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। सिया ने दरवाज़ा खोला तो वो जल्दी से अंदर आया। सिया ने अभी भी सर पर पानी नहीं डाला था, लेकिन आदि के ऐसे गुस्सा करने से उसके आंखों में आंसू जरूर आ गए थे और वो सर नीचे किए हुए थी। आदि ने उसका चेहरा उठाया तो उसने आंखें कसकर बंद कर लिया। आदि बोला, मैं तुम्हारे पर कभी कोई रिस्क नहीं लूँगा, भले ही वो मजाक में ही क्यों ना हो।
जो सपना तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा उस रात मैं जागना ज़्यादा पसंद करूँगा। सिया उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली, तुमने मुझे इतना तेज क्यों डांटा? मैं माँ से शिकायत करूँगी। आदि ने शॉवर ऑन कर दिया तो दोनों के ऊपर गर्म पानी गिरने लगा। आदि वैसे ही उसके बालों में हल्का शैम्पू किया और फिर पानी से अच्छे से साफ किया और बाथरोब पकड़ाते हुए बोला, जल्दी से चेंज करके बाहर आओ, और अपने बाहर निकल गया। कुछ देर में सिया बाहर आई तो वो अंदर गया और 5 ही मिनट में नहाकर बाहर निकला। सिया अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। आदि उसके पास आते हुए बोला, चेंज क्यों नहीं किया? तो सिया ने मुंह घुमा लिया। आदि उसके पास से टॉवल लेकर उसके बालों को अच्छे से सुखाया और ऐसे ही खुला छोड़ दिया और फिर उसे कपड़े पकड़ाते हुए बोला, जाओ चेंज करके आओ, फिर चलते हैं। सिया ने उससे कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चेंज करके बाहर आई। आज आदि को वो थोड़ी थोड़ी पहले जैसी लग रही थी। सिया उसकी तरफ एक बार भी नहीं देख रही थी। आदि को पता था कि अब वो उससे नाराज़ है। फिर वह आगे बढ़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा कर बोला, सॉरी, लेकिन तुम मजाक में भी अब ऐसी वैसी बातें मत किया करो। तुम्हारी ऐसी बातें मेरी सांसें रोक देती है। और उसका चेहरा पकड़कर सर को चूम लिया। फिर बारी बारी उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। सिया ने कुछ नहीं बोला तो उसका हाथ पकड़कर नीचे लाया। सब लोग साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन इस बार सिया कुछ शांत थी। शांति जी उसे अपना हाथ से खिलाते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, इतना शांत क्यों हो? पता है तुम्हें, हमें तो बस किसी तरह से समय काट रहे थे कि कब इस घर की जान आए और यहाँ की चीज़ों में फिर से जान आ जाए। सिया ने भरी आंखों से उन्हें देखा तो शांति जी ने झट से उसे अपने गले लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए बोली, अब नहीं, अब बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है। अब तो तुम्हें जीना है, हम सब के साथ, हम सब के लिए, और ढेर सारी मस्ती और शॉपिंग करनी है। आज से आरव की शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी और आदि की है। सिया बोली, नहीं माँ, मैं इसके साथ तैयारी नहीं करूँगी, ये अब बस मुझे डांटता रहता है। शांति जी बोली, आदि ये सब क्या है? तू क्यों डांटता है सिया को? और उसका कान पकड़कर बोलती हैं, आज के बाद कोई शिकायत आई ना तो सिया मेरे पास रहेगी। आदि बोला, लेकिन मैंने कब डांटा? सिया मासूम सा फेस बनाकर, माँ इसने मुझे रूम में डांटा था, वो भी बहुत ज़ोर से। शांति जी बोली, इसलिए बच्ची का फेस उतर गया है। आदि तूने ऐसा क्यों किया? अमन बोला, आंटी आदि की बात भी तो सुन लीजिए, क्या पता गलती सिया की हो। बीरेन जी बोले, गलती किसी की भी हो, सज़ा सिर्फ आदि को मिलेगी। हम अपनी बच्ची को कोई सज़ा नहीं देंगे क्योंकि वो कभी गलत करती ही नहीं है। आदि बोला, वाह पापा क्या बात है, लेकिन आप एक बार पूछ तो लीजिए गलती किसकी है। आरव बोला, मुझे लगता है गलती तुम्हारी ही होगी, है ना सिया? सिया हाँ में सर हिला देती है। आदि बोला, सिया की बच्ची मिल जाओ एक बार, फिर बताता हूँ तुम्हें गलती किसकी थी। सिया बोली, देखा माँ आपने, आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है तो अकेले में मुझे कितना टॉर्चर करता होगा। सुभद्रा जी बोली, बात सिया की भी सही है, लेकिन आज के बाद सिया नीचे हमारे साथ सोएगी और उसके दादू आदि के साथ। आदि बोला, दादी आप क्यों परेशान हो रही हैं? सिया को दवा देना होता है रात को, और कितनी बार उठकर देखना भी पड़ता है, और अभी वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई कि ऐसे रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। सुभद्रा जी बोली, वो हम सब मैनेज कर लेंगे, तू उसकी चिंता मत कर, है ना सिया? सिया बोली, जी जी दादी, आपने कुछ कहा? सिया जब सुभद्रा जी के सवाल का जवाब देने में अटकने लगी तो सब लोग उसकी तरफ ही देखने लगे। सिया बोली, क्या हुआ दादी, आपने कुछ बोला क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। आदि बोला, देखा आप सब लोगों ने, ऐसे ही गलती करके भूल जाती है, फिर मुझे फंसा देती है कि सब मैंने किया। सिया को आदि की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है तो बोलती है, ठीक है दादी, आपने जो भी कहा मैं करने के लिए तैयार हूँ। आदि बोला, सिया ये क्या बोल रही है? तुमने सुना भी है कि दादी ने क्या कहा है? सिया बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, दादी ने जो भी बोला होगा मेरे लिए ही बोला होगा, इसलिए मैं दादी की बात मानने के लिए तैयार हूँ। और सुभद्रा जी की तरफ घूमकर बोलती है, दादी क्या करना है मुझे? रागिनी बोली, सिया पहले पूरी बात तो सुन लो और सोच लो, फिर आगे कुछ भी करने की सोचना। सिया बोली, मुझे पता है तुम हमेशा से इसी की तरफ से रहती हो, तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। दोस्त को तो तुम जैसे भूल ही चुकी हो, इसलिए भूल जाओ कि मैं कुछ सोचने और समझने वाली हूँ। सुभद्रा जी बोली, सिया चलो, आज से तुम्हें मेरे साथ सोना है, ठीक है ना? अब ना ही ज़्यादा साथ रहोगे और ना ही तुम दोनों का झगड़ा होगा। सिया एक बार सुभद्रा जी को देख रही थी, फिर सामने आदि को, जो उसे मना करने को बोल रहा था। सिया बोली, दादी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ सो जाऊंगी, चलिए मेरा हो गया। आदि ने सिया को उठते देखा तो जल्दी से उठते हुए बोला,
बाय अमन, आराम से जाना। भाई आप भाभी को उनके घर छोड़ देना, कल से शादी की तैयारी करनी है, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी सो लेता हूँ। गुड नाइट माँ पापा दादी दादू, आप लोग भी आराम से सो जाओ। फिर जल्दी से आकर सिया को गोद में उठाकर बोला, मैं इसे सुला दूंगा, नहीं तो आप सबको रात भर मेरी शिकायत कर कर के थका देगी। और अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सिया को लेकर गायब हो जाता है। रागिनी बोली, माँ दादी ये क्या किया आदि ने, देखा ना आप लोगों ने, अभी दोनों लड़ रहे थे और अभी 1 मिनट भी आदि उससे दूर नहीं रह सकता है। शांति जी बोली, बेटा हम तो बस इतना चाहते हैं कि महादेव अब सब सही करे और दोनों ऐसे ही लड़े, लेकिन प्यार और एक दूसरे की परवाह के साथ। रागिनी बोली, अब सब सही होगा माँ, आप टेंशन मत लीजिए, और मुझे तो लगता है शुरुआत भी हो चुकी है। शांति जी बोली, बस अब तुम दोनों की भी शादी हो जाए, फिर मेरा घर भी पूरा हो जाए। सुभद्रा जी बोली, शांति हम सिया और आदि की फिर से शादी करवा देते तो अच्छा होता, वैसे भी वो भी कोई शादी थी जिसमें ना तो कोई घर का था और ना ही दोनों की मर्जी शामिल थी। बीरेन बोले, हाँ माँ आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं भी यही सोच रहा था, कल बात करते हैं बच्चों से, अब आप और पापा भी आराम कीजिए। और आरव तुम भी जाओ, रागिनी को जल्दी से छोड़ आओ, महेश का कॉल आया था तो मैंने बोल दिया है तुम छोड़ दोगे, वो टेंशन ना ले। अमन बोला, ठीक है अंकल जी मैं भी चलता हूँ। शांति जी बोली, लेकिन बेटा कल जल्दी आना, और क्योंकि शादी में तुम्हें आदि के साथ साथ सारी तैयारी करवानी है। अमन बोला, बिल्कुल आंटी जी, ये भी कोई कहने की बात है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, बोल कर और सबसे आज्ञा लेकर निकल जाता है। आरव रागिनी को छोड़ने उसके घर चला जाता है और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदि सिया को बेड पर आराम से बैठाकर बोलता है, वो सब क्या था? सिया पीछे बेड से टेक लेकर बैठते हुए, कहाँ क्या था? आदि उसे घूरते हुए बोलता है, वही जो दादी से नीचे बोल रही थी उनके साथ सोने के लिए, वो क्या था? सिया बोली, वो तो दादी ने इतना प्यार से बोला तो मुझे ना कहना अच्छा नहीं लगा, वैसे भी मुझे उनके साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो तुम क्यों उठा कर लाए मुझे? आदि अब खुद से बोलता है, किसी को ना कहना अच्छा नहीं लगता और मुझे हाँ कहना इसे अच्छा नहीं लगता है, क्या किस्मत है मेरी। आदि क्या ही होगा तेरा, लेकिन इसमें भी ना इसकी गलती नहीं, तेरी ही गलती है, आज तक जो तूने इतनी लड़कियों का दिल तोड़ा तो इसका कुछ तो फल मिलना ही था, जो ऐसे मिल रहा है प्रसाद के रूप में। सिया बोली, क्या बोल रहे हो तुम कहीं मुझे गाली तो नहीं दे रहे हो? अगर ऐसा कुछ बोल रहे हो ना तो साफ साफ मुंह पर बोलो, ये मन के अंदर नहीं बोल सकते, समझे? आदि उसके सामने हाथ जोड़कर, अरे मेरी माँ नहीं दे रहा गाली, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। सिया बोली, क्या? लेकिन ऐसा क्या हो गया तुम्हारी किस्मत को कि तुम्हें रोने की ज़रूरत पड़ गई? आदि बोला, कुछ नहीं, और पानी का गिलास पकड़ा कर बोलता है, चलो दवा खाओ। सिया बोली, कुछ देर बाद खा लूँगी ना, तुम अपना काम कर लो। इतना बोलते बोलते ही सिया बेड पर गिर पड़ी। आदि जोर से चिल्लाया, सिया सिया उठो, क्या हुआ सिया? लेकिन सिया आंखें ही नहीं खोल रही थी। अब आदित्य की धड़कन एकदम तेजी से चलने लगी। क्या आदित्य के प्यार की और भी परीक्षा देना बाकी है? क्या आदित्य और सिया की एक रस्म रिवाज के साथ शादी हो पाएगी, या फिर उसमें भी पहले कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी? क्या आदित्य कभी सिया के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? आदित्य और सिया की ज़िंदगी किस मोड़ पर जाएगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।